हेलो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इमोशनल स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है तेरे इश्क का बदला। नीलकंठ की पतली गलियों में सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी। पेड़ की शाखों से गिरती ओस और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज इस छोटे कस्बे की शांत सुबह में एक रहस्यमय सन्नाटा घोल रही थी। इन सबके बीच एक लड़की धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतर रही थी। उसका नाम था आर्या। आर्या 24 साल की, बेहद खूबसूरत, गहरे भावों से भरी आंखें और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे कई जन्मों का दर्द समेटे हो। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में मां का दिया हुआ पूजा का थाल। लेकिन इस सुबह की पूजा में उसका मन नहीं था। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले उसी घाट पर एक हादसा हुआ था। ऐसा हादसा जिसने उसकी जिंदगी की धारा बदल दी थी। 2 साल पहले आर्या और वीर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। वीर गांव के जमींदार का बेटा, मगर दिल से बेहद सादा, और आर्या एक स्कूल टीचर की बेटी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली। जब पहली बार आर्या ने वीर को स्कूल के पास मंदिर में देखा था, वो बस उसे देखती रह गई थी। वीर ने मुस्कुराकर आंखों से नमस्ते किया और यहीं से शुरुआत हुई एक खूबसूरत प्यार की। रातों को खिड़की से चिट्ठियां फेंकना, खेतों के बीच मिलना, पहाड़ियों पर चुपचाप घंटों एक दूजे को देखना। उनका प्यार एक परी कथा जैसा था। लेकिन जैसे ही बात शादी की आई, जमींदार रघुवीर सिंह आगब बूला हो गया। एक मास्टर की बेटी हमारे खानदान में बहू, मेरी लाश पर, वो चिल्लाया था। वीर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बस एक हफ्ता आर्या, फिर हम दूर चलेंगे, जहां कोई हमें ढूंढ भी न सके। वीर ने वादा किया था। लेकिन एक हफ्ते बाद घाट पर आर्या इंतजार करती रही। पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही एक शव मिला, वीर का, गला कटा हुआ। पुलिस ने केस को आत्महत्या बता दिया। लेकिन आर्या जानती थी ये हत्या थी। आज आर्या ने घाट पर दीप जलाया और कांपते हाथों से एक तस्वीर निकाली, वीर की तस्वीर। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तेरे इश्क की कसम वीर, मैं तेरा बदला लेकर रहूंगी। उसने अपनी बाईं कलाई पर हल्का सा हाथ फिराया। वहां छोटा सा टैटू बना था, VA। लेकिन अब उस दिल के नीचे एक और लकीर थी जो नफरत की थी। वो अब मासूम आर्या नहीं थी, अब वो आर्या सेन थी। मनोविज्ञान में डॉक्टरेट कर चुकी, शहर से लौटी, आत्मविश्वासी और चालाक। उसे पता था कि रघुवीर सिंह और उसके बेटे कुशल ने मिलकर वीर को मार डाला और अब खेल शुरू होना था। उसी शाम नीलकंठ हवेली में पार्टी थी। कुशल का जन्मदिन था। आर्या ने पहली बार अपने नए रूप में वहां कदम रखा। लहराते बाल, गहरे लाल लिपस्टिक, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में जमी हुई आग। कुशल उसे देखता रह गया। उसे याद नहीं था कि ये वही लड़की थी जिससे वीर प्यार करता था। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं आर्या, शहर से लौटी हूं। आपकी हवेली बहुत मशहूर है। सुना था यहां के लोगों का दिल भी बड़ा होता है। कुशल ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, वेलकम टू नीलकंठ। और अगर दिल की बात की जाए तो वो किसी खास के लिए ही धड़कता है। आर्या जानती थी उसका प्लान शुरू हो गया था। नीलकंठ हवेली की चमचमाती दीवारों के बीच आर्या धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। कुशल उसके आकर्षण में बंधता जा रहा था। लेकिन आर्या की नजरें हर कोने, हर चेहरे को पढ़ रही थीं, खासकर उन लोगों को जो वीर की मौत के वक़्त हवेली में मौजूद थे। पार्टी खत्म होते ही आर्या अकेले में हवेली के पुराने हिस्से की ओर निकल गई। वो हिस्सा जहां आजकल कोई जाता नहीं था, लेकिन कभी वीर का कमरा हुआ करता था। दीवारों पर वीर की बचपन की तस्वीरें अब भी लटकी थीं। एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी जिसे धूल ढक चुकी थी। आर्या ने धीरे से उसे खोला और वहां पड़ा था एक डायरी, वीर की लिखावट। आर्या की उंगलियां कांप गईं। उसने बत्ती बुझाई और डायरी को अपने कमरे में ले आई। आधी रात खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी में आर्या ने पन्ने पलटना शुरू किया। डायरी के शुरू के पन्नों में वीर के बचपन के किस्से थे,
लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, एक एक कर राज खुलते गए। एक पन्ने पर लिखा था, आर्या के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि पापा कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। कल रात मैंने उन्हें और कुशल को किसी से पैसे लेते देखा। कोई कागजात पर दस्तखत हुए हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। दस्तखत? कौन से कागज? किससे पैसे लिए रघुवीर सिंह ने? फिर एक और पन्ना। आज मैंने फिर उन्हें देखा। वो आदमी फिर आया था। नाम था शेखर मल्होत्रा। मेरे पापा ने कहा, वीर को रास्ते से हटाना जरूरी है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आर्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वीर की मौत सिर्फ इज्जत के नाम पर नहीं थी, उसके पीछे कोई बड़ा राज था। अगली सुबह आर्या ने तुरंत शेखर मल्होत्रा के बारे में पूछताछ शुरू की। स्थानीय पोस्ट ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि शेखर एक बड़ा बिल्डर है जो 2 साल पहले नीलकंठ में जमीन खरीदना चाहता था, और उस जमीन के बीच में वीर का नाम रजिस्टर्ड था। मतलब वीर उस सौदे की रुकावट था और उसे रास्ते से हटाना इसलिए जरूरी बना दिया गया। आर्या ने बुदबुदाते हुए कहा, अब मामला प्यार से बढ़कर जायदाद, धोखा और खून का हो गया था। उसी शाम आर्या ने एक आदमी को फॉलो किया, भोला नाम का पुराना नौकर, जो हवेली में वीर की मेकदी के औद से पहले तक काम करता था और अचानक गायब हो गया था। भोला अब गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था, बीमार और शराबी। आर्या चुपचाप वहां पहुंची। उसने भोला के सामने वीर की तस्वीर रख दी। भोला कांपने लगा। माफ करना दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो चुप रहने को कहा गया था और पैसे भी मिले थे। आर्या ने उसका हाथ थामा। किसने चुप कराया था? भोला ने डरी हुई आवाज में कहा, कुशल बाबू और वो आदमी शेखर साहब। वो दोनों ही उस रात आए थे हवेली के पीछे वाले बाग में। और फिर कुछ देर बाद मुझे आवाजें आईं। वीर बाबू चिल्ला रहे थे। फिर सब शांत हो गया। आर्या के अंदर सब कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसके प्यार की हत्या का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। अंत में उसी रात आर्या अपने कमरे में वीर की डायरी को सीने से लगाकर बैठी थी। अब वो सिर्फ प्यार में टूटी हुई प्रेमिका नहीं थी, वो अब एक सच जानने वाली और बदला लेने को तैयार औरत थी। उसने खुद से वादा किया, अब जो होगा वो खेल मेरी शर्तों पर होगा। कुशल, शेखर और रघुवीर सिंह, तीनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। रात के अंधेरे में नीलकंठ का पुराना बाजार उजड़ा हुआ सा लगता था। सड़क के दोनों ओर बंद दुकानों के शटर और बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान, शंभू क्लॉक हाउस। आर्या को वहां एक चिट्ठी मिली थी, बिना नाम की। अगर सच्चाई जाननी है तो रात 11 बजे शंभू क्लॉक हाउस आ जाना, अकेले। उसने सोचा, कौन हो सकता है? क्या कोई और जानता है कि वीर की मौत एक हादसा नहीं, हत्या थी? 11:03 PM आर्या ने दरवाजा धकेला। चरमराहट के साथ खुला। भीतर धूल भरी दीवारें, टूटी हुई घड़ियां और एक धीमा सा टेबल लैंप जल रहा था। सामने एक आदमी बैठा था, लंबा, दुबला, काले कपड़े पहने। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम ही आर्या हो? उसने बिना हिले पूछा। हां, और तुम? आर्या ने सतर्कता से पूछा। मेरा नाम आरव है और मैं तुम्हारे वीर को जानता था, उससे ज्यादा, जितना तुम जानती हो। आर्या चौंक गई। कैसे? आरव ने मुस्कुराते हुए एक पुराना लिफाफा बढ़ाया। उसमें एक फोटो थी। वीर और आरव एक साथ किसी कागज पर दस्तखत कर रहे थे और उस कागज पर ऊपर लिखा था, आजाद जमीन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्या था? आर्या ने पूछा। आरव की आवाज गंभीर हो गई। ये वही जमीन थी जो शेखर मल्होत्रा खरीदना चाहता था। वीर उस जमीन को गांव के लोगों के नाम ट्रस्ट में देना चाहता था ताकि वहां कोई बिल्डर न आ सके, और यही उसकी मौत की वजह बनी। आर्या की सांस रुक गई। मतलब वीर का खून सिर्फ मुझसे प्यार करने की वजह से नहीं, बल्कि उस जमीन को बचाने के लिए भी हुआ। आरव ने सिर हिलाया। मैं उस रात वहां था, वीर को बचा नहीं पाया। मैं डर गया था, भाग गया। पर अब जब तुम आई हो तो मुझे लगा शायद अब उस अधूरे युद्ध को पूरा करने का वक्त है। आर्या का मन अब बदल रहा था। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं था,
ये अब एक सिस्टम से टकराने की लड़ाई थी। पर क्या आरव पर भरोसा किया जा सकता है? आर्या को वो बात याद आई। वीर की डायरी में एक पन्ने पर हल्की रेखा में लिखा था, आरव कुछ छिपा रहा है। उसी रात आर्या और आरव ने मिलकर तय किया कि उन्हें शेखर मल्होत्रा और कुशल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। आरव ने बताया कि हवेली के तहखाने में वो असली कागज हैं जिसमें ट्रस्ट से जमीन हटाकर शेखर के नाम ट्रांसफर किए गए। अगर वो कागज मिल गए तो हम न सिर्फ बदला लेंगे बल्कि वीर का सपना भी पूरा करेंगे। लेकिन खतरा भी बढ़ रहा था। कुशल अब आर्या को लेकर जुनूनी होता जा रहा था। उसने आर्या को खाने पर बुलाया, अकेले में, हवेली के एक सीक्रेट रूफटॉप डाइनिंग एरिया में। और वो नहीं जानता था कि आर्या अब वीर की प्रेमिका नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की कहानी लिखने वाली काली परछाई बन चुकी थी। नीलकंठ हवेली के पत्थरों में इतिहास दफन था। हर ईंट में जैसे कोई चीख गूंजती हो, हर दीवार पर जैसे कोई नजदीकी साया छुपा बैठा हो। आर्या और आरव ने प्लान बनाया। रात के तीसरे पहर, जब हवेली में सब सो जाएंगे, वो तहखाने में घुसेंगे। रात के 3:30 बजे चांद पूरी तरह छिप चुका था। हवेली की रसोई के पास से एक पतली सी सीढ़ी नीचे तहखाने को जाती थी, जिस पर एक जंग लगा दरवाजा था। आरव ने कुंडी खोली। चूं चूं की आवाज हवा में गूंज गई। दोनों दिल थामे अंदर गए। तहखाना अंधेरा, ठंडा और सीलन भरा था। लैंप की हल्की रोशनी में दीवारों पर छिपकली दौड़ रही थी और कोनों में जाले लटक रहे थे। यहां जरूर कुछ है, आर्या फुसफुसाई। अचानक आरव की नजर एक लोहे की संदूक पर पड़ी। ताला पुराना था, लेकिन आरव के पास चाबी जैसी चीज थी। एक पुराने वॉच डायल की कील। टिक टक, क्लिक। ताला खुला। अंदर कागजों का ढेर और सबसे ऊपर एक फाइल, नीलकंठ लैंड ट्रांसफर, इमरजेंसी ऑर्डर 2 days बिफोर। नीचे एक नाम लिखा था, वीर रघुवंशी मिसिंग, और उसके नीचे एक चौंकाने वाली टिप्पणी, सब्जेक्ट टू बी केप्ट इन सेफ कस्टडी अंटिल फुल डील इज साइंड, स्टेटस ट्रांसपोर्टेड। आर्या को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ट्रांसपोर्टेड मतलब वीर को मारा नहीं गया था, उसे कहीं ले जाया गया था। आरव ने दस्तावेज पलटे और देखा एक नक्शा। नक्शे पर एक क्रॉस बना था। हवेली से 25 किलोमीटर दूर मृतगंगा फार्म हाउस। आर्या की आंखों में आंसू तैर गए। वीर, अगर तू जिंदा है तो अब मैं पूरी दुनिया जला दूंगी तुझे ढूंढने के लिए। उसी समय कुशल अपने कमरे में नींद में करवटें बदल रहा था। उसे सपना आ रहा था, वीर की चीखें, खून हाथ जोड़ती आर्या, और एक कमरा जहां किसी को जंजीरों में बांध रखा गया था। वो उठ बैठा, पसीने से तर। नहीं, मैंने उसे मरते देखा था, मैंने खुद देखा था, वो बड़बड़ाया। लेकिन फिर उसकी नजर उस दीवार पर गई जहां वीर की पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उस पेंटिंग की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अगली सुबह आर्या और आरव मृतगंगा फार्म हाउस पहुंचे। एक सुनसान, वीरान सा इलाका, चारों तरफ झाड़ियां और टूटे हुए खंभे, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। तभी एक बूढ़ा चौकीदार दिखा जिसकी आंखें धंसी हुई थीं। तुम दोनों को यहां किसने भेजा? उसने पूछा। आर्या ने कहा, हम वीर रघुवंशी को ढूंढ रहे हैं, 2 साल पहले लापता हुए थे। चौकीदार ने एक पल उनकी आंखों में देखा और बोला, तुम बहुत देर से आए हो बेटी, पर शायद अभी भी देर नहीं हुई है। वो उन्हें फार्म हाउस के पिछले हिस्से की ओर ले गया, जहां एक पुराना तहखाना और लोहे का गेट था। चौकीदार ने चाबी निकाली। क्लिक, गेट खुला। नीचे सीढ़ियां उतरीं। अंधेरा, सन्नाटा। दीवार पर लगे एक छोटे से बल्ब की रोशनी में एक आदमी जमीन पर बैठा था। कमजोर, बिखरे बाल, लंबी दाढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी। आर्या की सांस थम गई। वीर, वो उठने की कोशिश कर रहा था, कांपते हुए। आर्या, क्या तुम हो या ये भी कोई सपना है? आर्या दौड़कर उसके गले लग गई, फूट फूट कर रोते हुए। तू मरा नहीं था वीर, तू मरा नहीं था। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे
उन्होंने मुझे मारने की एक्टिंग करने को मजबूर किया। कहा अगर मैंने जमीन ट्रस्ट को दी तो तुम्हें भी मार देंगे। मुझे मारने की झूठी खबर फैलाई और मुझे यहां कैद कर दिया। बाहर एक कार में कुशल दूरबीन से फार्म हाउस को देख रहा था। तुम दोनों सोचते हो सब पता नहीं चलेगा? उसने फोन उठाया। शेखर जी, हमें एक समस्या है और शायद इस बार उसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। मृतगंगा फार्म हाउस के तहखाने से निकलते ही वीर ने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली। 2 साल बाद ये उसकी पहली आजाद सांस थी। आर्या ने उसका हाथ थामा। तेरे लिए ये सब कुछ किया है वीर, लेकिन अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। वीर की आंखों में अब वही नरमी नहीं थी, अब वहां आग थी, तेज और दहकती हुई। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरा नहीं, मेरा और तुम्हारा नहीं, ये उस हर इंसान के लिए है जिसे झूठ, लालच और सत्ता ने कुचल दिया है। अब ये नाटक खत्म होगा और मंच पर पर्दा मैंने नहीं, सच गिराएगा। योजना कब्र से वापसी। आरव ने सुझाव दिया। अगर तू सीधे नीलकंठ लौटा तो शेखर और कुशल तुझे फिर मारने की कोशिश करेंगे। हमें उनकी पोल खोलनी होगी, और वो भी जनता के सामने। वीर बोला, तो वो दिन कौन सा सबसे खास है जब पूरा गांव इकट्ठा होता है? आर्या ने जवाब दिया, राजपुरुष सम्मान समारोह। हर साल नीलकंठ में रघुवीर सिंह को सम्मानित किया जाता है। 3 दिन बाद है, पूरा गांव वहां होता है, प्रेस, मीडिया भी। वीर मुस्कुराया, तो वही होगा मेरा पुनर्जन्म, सबके सामने, सबूतों के साथ। 3 दिन की तैयारी। आरव ने तहखाने से मिले दस्तावेजों की स्कैन कॉपियां बनाई। ट्रस्ट पेपर्स, ट्रांसफर एग्रीमेंट, शेखर के दस्तखत। भोला, पुराना नौकर, अब आर्या और वीर के साथ था। उसका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। फार्म हाउस की तस्वीरें, वीर के कैद की हालत, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट्री में तैयार हुआ। वीर ने अपने बाल काटे, दाढ़ी बनाई। अब वो वही वीर था जो 2 साल पहले था, लेकिन आंखों में अब मासूमियत नहीं, बदला था। समारोह का दिन। गांव के बीचों बीच भव्य स्टेज, बैनर लगे थे। नीलकंठ के गौरव, श्री रघुवीर सिंह का सम्मान। रघुवीर सिंह कुर्सी पर बैठा था, कुशल बगल में। भीड़ में चुपचाप वीर, आर्या और आरव घुसे। समारोह के बीच जैसे ही मंच संचालक ने सम्मान पत्र उठाया, माइक पर एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें पीछे घूमी। वीर जिंदा, हाथ में माइक और आंखों में वो तूफान जो सब कुछ बहा ले जाता है। वीर का भाषण भीड़ के सामने। मैं वो हूं जिसे मरा हुआ मान लिया गया। मैं वो हूं जिसकी चिता बिना जली राख बना दी गई। मैं वीर रघुवंशी हूं और मैं जिंदा हूं। भीड़ में भगदड़ जैसी हलचल मच गई। मेरी मौत एक झूठ थी। मेरे पिता और शेखर मल्होत्रा ने मुझे जिंदा कैद किया ताकि वो जमीन बेच सकें, वो जमीन जो मैंने गांव के नाम ट्रस्ट में दी थी। वीर ने दस्तावेज हवा में लहराए। ये हैं असली पेपर्स, देखो इन पर दस्तखत, देखो इन पर रघुवीर सिंह का लालच। आर्या ने पेनड्राइव मंच संचालक को दी। स्क्रीन पर वीडियो चला। भोला का बयान, फार्म हाउस की तस्वीरें, वीर की कैद की हालत, दस्तावेजों की स्कैन कॉपियां, सन्नाटा। फिर भीड़ से एक आवाज आई, हमें धोखा मिला है। फिर एक और, रघुवीर सिंह, शर्म करो। मंच पर हड़कंप। रघुवीर सिंह उठकर भागने लगा। कुशल ने बंदूक निकाल ली। ये नाटक नहीं चलेगा, तुम सबको मिटा दूंगा। भीड़ चीख उठी, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। आरव पहले ही सबूत देकर थाने जा चुका था। कुशल को दबोच लिया गया। रघुवीर सिंह चिल्लाता रहा, मैंने सब कुछ अपने खानदान के लिए किया। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नफरत की नींव पर इज्जत का महल नहीं बनता। अंत में वीर, आर्या और आरव मंच पर साथ खड़े थे। भीड़ तालियां बजा रही थी। एक नया युग शुरू हो चुका था। वीर ने माइक उठाया, आज मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन ये बदला खून से नहीं, सच और हिम्मत से लिया गया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जिसे सच्चाई बोलने की सजा मिली। आज हम सब जिंदा हुए हैं, दोबारा।
4 दिन बीत चुके थे। कुशल और रघुवीर सिंह सलाखों के पीछे थे। शेखर मल्होत्रा देश छोड़ने की फिराक में था, लेकिन इंटरपोल की नोटिस अब उसके पीछे थी। नीलकंठ में सन्नाटा अब उम्मीद में बदल रहा था। हवेली पर ताला लग गया था और गांव के चौक में पहली बार वीर आर्या ट्रस्ट का बोर्ड टांगा गया। पहाड़ियों की गोद में सूरज ढलने को था। हल्की सी गुलाबी धूप आर्या के गालों पर पड़ रही थी। वो सफेद सूती साड़ी में वीर का इंतजार कर रही थी। वही मंदिर के पीछे वाला पहाड़ी झरना, जहां कभी उनका पहला चुपचाप मिलना हुआ था। वीर आया, हल्के नीले कुर्ते में, जैसे समय वहीं रुक गया हो। कुछ देर दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, बिना शब्दों के। फिर वीर धीरे से बोला, अगर मैंने तेरे लिए जिंदगी छोड़ दी थी तो तूने मेरे लिए जिंदगी को ही मोड़ दिया। आर्या मुस्कुराई, आंसू छलकते हुए। अगर तुझे खो देती तो फिर प्यार का मतलब क्या रह जाता? इस बदले की आग में सिर्फ दुश्मन नहीं जले वीर, हमारा अतीत भी जला है। अब सिर्फ राख बची है, और उस राख से मैं एक नई कहानी लिखना चाहती हूं, तेरे साथ। वीर ने उसका हाथ थामा, धीरे धीरे पास आया और उसकी पलकों को अपनी उंगलियों से सहलाया। अब हम सिर्फ बदला लेने वाले नहीं रहे, अब हम प्यार करने वाले भी हैं, जो जीतकर लौटे हैं। आर्या ने उसकी छाती से सिर टिकाया, उस छाती पर जहां 2 साल से सर्दी जमा हुई थी, अब वो गर्म होने लगी थी। वीर ने उसकी ठोड़ी उठाई और पहली बार 2 साल बाद उनके होंठ एक हुए। वो चुंबन न वासना से न हवस से, बल्कि खून, आंसू और आग में पकी मोहब्बत से लिपटा हुआ चुंबन था। अगली सुबह वीर और आर्या मंदिर में साथ बैठे थे, जहां कभी वो चुपके से मिलते थे। अब कोई डर नहीं था, अब वो छिप नहीं रहे थे। वीर ने आर्या की उंगली में एक नीला धागा बांधा। शादी का वादा बाद में करेंगे, अभी तो यह प्यार एक नई शुरुआत मांगता है, बिना वादों की, सिर्फ साथ की। आर्या ने सिर झुका दिया। तेरे साथ होना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, और अब मैं सिर्फ आर्या नहीं, मैं वो औरत हूं जिसने अपने प्यार को कब्र से उठाकर जिंदा किया है। तो कैसी लगी आज की कहानी? प्यार जब टूटता है तो दिल में बदला पनपता है, और जब बदला सच्चाई से टकराता है तो इतिहास बनता है। मैंने प्यार किया, मैंने खोया, मैंने जला, और फिर मैंने पाया। ये कहानी है एक औरत की जो प्रेमिका थी, प्रतिशोध थी, और अब वो लौ है जो अंधेरे में भी जलती रहेगी, क्योंकि प्यार से लिया गया बदला इंसान को मिटाता नहीं, उसे अमर कर देता है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम चैनल को बेहतर बना सकें। तब तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।